स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन मतलब संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे किन लोगों ने बनाया, ये सारी चीज़ें। उसकी शुरुआत करने से पहले एक साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, जो न्यू आज़ाद हुई है बेसिकली जल्दी ही, उसके बारे में जो है थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी है, उसके पे चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया कि अपार्टहाइड एक सिस्टम था जिसे रंगभेद नीति भी कहा जाता था। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था बेसिकली, जो नस्ल के आधार पे, जो रंग के आधार पे था, उसके आधार पे ये साउथ अफ्रीका में चलता था। और इसमें जो है बेसिक ये स्किन कलर पे जो है बेसिस था। हमारे जो स्किन कलर, हमारे जो शरीर का रंग है उसके ऊपर जो है आधारित था। इसमें जो है 17 और 18 सेंचुरी के बीच में जो एक तरीके से वो लोग जो यूरोप से जो है अफ्रीका गए थे व्यापार करने के लिए, उन्होंने उस पर वैसी तरीके से कब्जा कर लिया था जैसे अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूँ, उन्होंने भारत पे जैसे कब्जा किया था। वो भी व्यापार करने आए थे लेकिन यहाँ के मालिक बन बैठे। वही चीज़ अफ्रीका के साथ हुई। यूरोपियन जो वहाँ पे व्यापार करने गए थे वो वहाँ के मालिक बन बैठे। तो बेसिकली भारत जैसी सिचुएशन वहाँ पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि भारत में वो लोग सेटल नहीं हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो गोरे लोग थे, जो वाइट कलर स्किन थे, वो लोग साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए, वहीं पे रहने लगे और वहाँ पे जो है राज करने लगे। लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो नेटिव पीपल थे, उन्हें जो है साउथ अफ्रीका के, उनका कलर क्या था, काला था। इसी आधार पे जो है वहाँ पे जो है एक तरीके से 3/4 जो जनसंख्या थी वो काली थी, ब्लैक थी। तो वहाँ पे जो है कुछ लोग वो भी थे जो भारत से गुलाम की तरह वहाँ पे ले जाए गए और वहाँ पे जो है काम करते थे। उन्हें कलर्ड कहा जाता था क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैक नहीं थे अफ्रीकन्स की तरह, और ना ही गोरे थे, बिल्कुल एक तरीके से ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस की तरह। उनमें एक गेहुआ रंग या सांवला रंग जिसे कहा जाता है उस कलर के थे, तो उन्हें कलर्ड पीपल्स कहा जाता था। और इसी तरीके से जो लोग वहाँ के मूल निवासी थे उन्हें ब्लैक कहा जाता था और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अगर हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव होता था तो वो एक चीज़ थी कि जब तक हमारी जाति सामने वाले को पता नहीं चलेगी तब तक वो हमारे साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन जो रंग के आधार पे भेदभाव था वो उससे भी ज़्यादा भयानक था क्योंकि वो एक देखने के ही एक नज़रिए से ही देखना जैसे शुरू किया जा सकता है, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कोई इंसान काला है गोरा है, तो भेदभाव वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उस चीज़ पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ ये भेदभाव बहुत ज़्यादा पैमाने पे चलता था। बेसिकली ट्रेन, टैक्सीज, होटल्स, हर चीज़ जो है दोनों के लिए अलग थी। वो जो है पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ नहीं कर सकते जो वाइट्स के लिए बनाई गई थी। इसे सेग्रीगेशन भेदभाव कहा जाता था। ये बहुत सारी चीज़ों में जो है लागू होता था। जो ब्लैक थे वो वाइट्स की तरह वोट भी नहीं दे सकते थे। इसके साथ साथ ब्लैक जो है वाइट्स के चर्च में नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, इन पे अत्याचार किए जा रहे थे, उनको जो है अच्छी जॉब्स में नहीं लिया जा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो चल रही थी और इसी के अगेंस्ट जो है ब्लैक्स ने अपनी एक जो है पार्टी बनाई 1950 में। जो है वो एक साथ आए, एकजुट हुए और उन्होंने जो है एक प्रोटेस्ट एवं मार्च निकाला, स्ट्राइक कर दी। और इसका जो एक नेतृत्व था वो क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने किया था। और ये सारी चीज़ें जो है भेदभाव के खिलाफ, सेग्रीगेशन के खिलाफ जितनी भी चीज़ें चल रही थी वो जो है इस पार्टी के नेतृत्व में चल रही थी, ठीक है। इस पार्टी के नेतृत्व में चल रही थी। इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। इसने बहुत सारे वर्कर्स को यूनाइट किया था और एक तरीके से दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। इन्होंने एक साथ जितने भी वर्कर्स यूनियंस थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी और ANC थी, इन सब ने मिलकर जो है इसका विरोध किया। और एट लास्ट जब हम देखते हैं कि इन सबको दबाने के लिए जो वाइट की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने और ज़्यादा जो है एक तरीके से अपने को स्ट्रिक्ट कर लिया और बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया गया, उन्हें कैद किया गया, प्रिजन में डाला गया, मतलब जेल में डाल दिया गया और उन्हें मारा भी गया। बहुत सारे लोगों को मार दिया इन्होंने, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक, सिर्फ और सिर्फ अपना एक तरीके से दबदबा बनाए रखने के लिए। और यहाँ तक कि उनके जो लीडर्स थे उन्हें भी कई सालों तक के लिए कैद कर दिया गया। 1964 में जो है नेल्सन मंडेला को रॉबन आइसलैंड में रखा गया। 28 साल तक वो वहाँ पे कैद रहे और उसके बाद 26 अप्रैल 1994 को जो है आधी रात को जो है उन्हें आज़ाद किया गया। और ये उन्हें आज़ाद करने के साथ साथ साउथ अफ्रीका को भी आज़ादी मिल गई, ठीक है। और जब ये आज़ाद हुए तो ये नहीं था कि एक बदले की भावना नहीं थी। जो ब्लैक लीडर्स थे, नेल्सन मंडेला जैसे लोग, उन्होंने क्या कहा कि हम आज़ाद तो हुए हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका में पहले गोरों की शासन था और अब जो है कालों का शासन होगा। अब जो है गोरों के साथ जो है टॉर्चर किया जाएगा। उन्होंने क्लियर कहा कि हम एक नया समाज बनाएंगे जहाँ हम उन्हें माफ़ करके जो है उन्हें इक्वालिटी का जो है राइट देंगे। हर किसी को जो है इक्वल होगा, सामाजिक न्याय होगा, उनके अधिकार होंगे।
होंगे, अब हम लोकतंत्र की तरफ चलेंगे, कोई बदले वाली चीज़ नहीं होगी। और इस सारी चीज़ों का डिस्कशन वगैरह बहुत सालों तक चला, लगभग 2 साल तक चला। 2 साल के बाद इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबके सामने रखा। 1996 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू किया गया। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो लागू किया गया है ना। तो वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री में, जिसको हर कोई मानता है। पॉलिटिक्स सोसाइटी उसको एक तरीके से गवर्न करती है, कंट्रोल करती है। अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न रूल्स का, लिखे हुए नियमों की एक किताब है, जहाँ पे किसी भी देश की जनसंख्या के समय जो है उनका रिलेशन कैसा होगा, उनकी सरकार के साथ उनका रिश्ता कैसा होगा, जनसंख्या में जो आज अलग अलग समुदाय रह रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसा होगा, सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती हैं। ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स में देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट, कि ये जो क्या करता है, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन, एक तरीके से सहयोग और एक जो है भरोसा जो है लोगों के बीच में लेकर आता है, जो अलग अलग तरह के लोग एक देश में एक साथ रह रहे होते हैं। सेकंड चीज़ है कि ये बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनेगी, वो अपनी पावर्स को कैसे यूज़ करेगी, डिसीजन कैसे लेगी। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में होती है कि इतनी चीज़ों को, ये इतनी पावर को ये सरकार इस्तेमाल कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की पावर्स को कंट्रोल भी करती है, नागरिकों को अधिकार देती है। गवर्नमेंट है इसका मतलब ये नहीं कि निरंकुश होकर वो कोई भी डिसीजन लेती रहे। ठीक है। तो उसकी भी शक्तियों को कंट्रोल कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है, संविधान करता है। तीसरा हो गया। चौथे पे आते हैं हम। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एस्पिरेशन मतलब उसकी अपेक्षा है, उसकी उम्मीदें क्या, एक अच्छी सोसाइटी जो है क्रिएट करने के लिए, वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब आगे चलते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है वो तो देख ही लिया। अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है इसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं कि 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने एंड अदर 8 कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज़ें होंगी। ड्राफ्ट का मतलब एक रफली जो है कुछ मतलब कि नियम या कायदे, जैसे समानता, बंधुत्व जैसी चीज़ें उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर ली थी कि ये चीज़ें हमारे देश के संविधान जब भी बनेगा, जब भी भारत आज़ाद होगा तो उसमें होगी। इसके साथ साथ 1931 को जो है कराची में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है सभा हुई थी। वहाँ पे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू लुक लाइक, वहाँ पे इस चीज़ को पेश किया गया था। और ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इसको बेसिकली उसमें ये भी चीज़ बताई गई थी कि यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, वो भी होगा। फ्रीडम का राइट होगा हर किसी को, इक्वालिटी होगा, माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की रक्षा किया जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइडेड हो चुकी थी। इसके साथ साथ हमारे पास जो है 1937 में जो है जो ब्रिटिश सरकार थी वो एक ऐसा नियम लेकर आई थी जहाँ पे लेजिस्लेचर जो है हमारे यहाँ इंडिया में था, वहाँ पे वो काम तो करता था, इंडियंस के जो है एक तरीके से डिमांड्स को रखता था। ठीक है। जिसे बेसिकली विधायिका थी या विधानसभा थी, लेकिन वो बहुत कमज़ोर थी, नॉट फुली डेमोक्रेटिक, मतलब पूरी तरीके से वो लोकतंत्र पे आधारित नहीं थी। तो ये जो चीज़ थी, इस चीज़ से ये जो एक्सपीरियंस था, माना पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थी, लेकिन एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आगे अच्छा बनने का मौका देता है। तो ये जो एक्सपीरियंस भारतीयों को मिला था लेजिस्लेचर का, विधानसभा का, विधायिका में कैसे कानून बनते हैं, कैसे वो चलती है, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया भारत को। और ये जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई इसीलिए। ठीक है। इसके साथ साथ ये भी चलते हैं कि हमारे बहुत से लीडर्स जो थे बाहर की जो कंट्रीज़ थी उनके जो है एक तरीके से जो पार्लियामेंट थे या जो उनकी क्रांतियाँ हुई थी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ चीज़ें उन्होंने ली। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से, वो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर मैं फ्रांसीसी क्रांति की बात करूँ तो उससे उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो चीज़ें पूरे विश्व ने जो है अडॉप्ट की है, वही हमारे संविधान ने भी उससे ली। इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री जो है सिस्टम है ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए से जो है एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो है वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ से लिया गया है। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद की विचारधारा जो है वो रसिया से ली गई है, रूस से ली गई है। तो अलग अलग जगह से जहाँ से भी उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें दिखी कि हाँ ये चीज़ हमारे देश में होनी चाहिए, उन्होंने वो चीज़ को अडॉप्ट कर लिया और हमारे संविधान में उसको हिस्सेदार बनाया, उसको डाल दिया। इसीलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि हर एक चीज़ पे ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग इन्हीं बेसिस पे ये कहते हैं कि एक तरीके से हमारा जो संविधान है वो दूसरे देशों की नकल है।
ऐसा नहीं है। लास्ट पॉइंट में मैंने आपको यही क्लियर किया है कि एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप पे उन्होंने खुद से सवाल पूछा, क्वेश्चनिंग वेदर दिस सूटेड अवर कंट्री, कि क्या ये हमारे देश में सूट करेगा, क्या ये हमारे देश के काबिल है, कितना चीज़ें, क्या ये हमारे देश में होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, तब जाके उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं कि ये सारी चीज़ें तो की गई है, अलग अलग जगह से संविधान की जो धाराएं हैं ली गई, लेकिन किसने ली, किसने बनाया संविधान? तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने बनाया, एक ऐसी सभा जिसको संविधान लिखने के लिए जो है चुना गया था। जनता के प्रतिनिधि थे ये लोग, और इसीलिए इन्होंने जो है इन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या फिर जो है संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है बेसिकली इन्हें जुलाई 1946 में जो है चुना गया था। दिसंबर 1946 में इनकी पहली मीटिंग हुई थी। इसके साथ साथ इसमें जो है 299 मेंबर्स थे। 26 नवंबर 1949 में को इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, लेकिन ये इफ़ेक्ट में इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब चलते हैं कि हम ऐसा संविधान क्यों एक्सेप्ट करें जो लाखों साल, मतलब 6 डिकेड्स एगो जो है पहले जो है लागू किया गया था। क्या एक ही चीज़ जो है हर समय के लिए सही हो सकती है? तो आगे चलते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के विचार को नहीं रिफ्लेक्ट करता, उन लोगों के विचारों को हमारे सामने नहीं रखता है जो लोग संविधान सभा का हिस्सेदार थे, संविधान सभा में थे, बल्कि उस समय के जितने भी समाज था, सामाजिक जो पार्टियां थी, सामाजिक जो ग्रुप थे, उन सब के विचारों को हमारे सामने रखता है। ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा रीज़न ये है, द सेकंड रीज़न इज कि कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। जो संविधान सभा थी, जिन्होंने वो संविधान बनाया, वो जो है हमारे देश की जो एक तरीके से जनता थी उसको रिप्रेजेंट करते थे, उनका प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि लगभग संविधान सभा में हर ग्रुप से, हर कास्ट से, हर क्लास से, हर धर्म से, हर समुदाय से, हर व्यावसायिक समुदाय से, हर जगह से लोग चुने गए थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि बाद में जब चुनाव हुए तो ज़्यादातर संविधान सभा के जो सदस्य थे वही लोग चुन कर आए थे, मोस्ट ऑफ। ठीक है। और फाइनली जो है हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है एक तरीके से इन्होंने जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली, ओपनली जो है काम किया था। अगर किसी को भी किसी चीज़ से विरोध था तो जनता जो है जहाँ संविधान सभा बैठक करती थी उसके सामने प्रदर्शन करते थे कि ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसका जनता ने विरोध किया और संविधान सभा ने उसका सम्मान किया। वो चीज़ें बाद में जो है अकॉर्डिंग टू टाइम आई, जब समय के अनुसार जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगी। इसके साथ कुछ और मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जो है याद रखने चाहिए। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके चेयरमैन जो थे BR अम्बेडकर थे। ये बात याद रखना। संविधान सभा के अगर आपको चेयरमैन पूछा जाए या फिर अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर मैं बात करूँ ड्राफ्टिंग कमेटी की, संविधान लेखा समिति या प्रारूप समिति जिसे कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। और लेखा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है? बेसिकली संविधान को लिखने का जो इसने काम किया एक तरीके से, वो थी लेखा समिति। पहले ये कुछ पॉइंट्स को लिखते थे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते थे, फिर ये उसे जो है सामने रखते थे और फिर इसे फाइनल रूप दिया जाता था। ठीक है। और इसके साथ साथ लगभग जो है 114 दिन लगे थे, ओवर 3 इयर्स लगभग लग गए थे इस चीज़ को तैयार करने में। और इसके साथ साथ हर एक चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा बहस की जाती थी। हर एक जितनी भी बहस होती थी उसको रिकॉर्ड किया जाता था और उन रिकॉर्डिंग्स को आज भी रखा हुआ है। और जितनी भी डिबेट्स की गई हैं उसको जो है रिटर्न रूप में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से प्रिंट कराया गया है। और 12 जो एक तरीके से बहुत बड़ी किताबें हैं वो यहाँ पे जो है इसकी हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर शॉर्ट स्टेटमेंट, बेसिकली किसी भी संविधान का जो छोटा सा रूप है, जो समरी कहा जाता है एक तरीके से, समराइज रूप, उसे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और हिंदी में संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहा जाता है। ठीक है। अब उसमें कुछ गिनी चुनी चीज़, अगर मैं भारत के संविधान की उद्देशिका की बात करूँ तो वो एक ही पेज की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इसमें कुछ गिनी चुनी चीज़ें जैसे लिबर्टी, स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर किसी को आज़ादी है, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र है, हर कोई जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, इक्वालिटी, सबको समानता है, किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, फेटर्निटी, बंधुत्व है। इसके साथ साथ सेकुलरिज्म की बात की जाती है, जहाँ पे जो है हमें पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता, कोई भी अपना धर्म मान सकता है, रिपब्लिक गणराज्य है, जहाँ पे जो है जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। कोई भी जो है एक तरीके से किसी भी जो है एक तरीके से क्या कहा जाए,
वंश आधारित परंपरा नहीं है, जनता जिसको चाहेगी वही सरकार बनाएगा। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? संविधान ऐसी चीज़ तो नहीं हो सकती ना कि एक बार बन गया और वो सालों साल तक वैसा ही रहे। तो उस संविधान में जब भी बदलाव किया जाता है विधानसभा के जरिए तो वो संविधान संशोधन कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू टाइम ये ज़रूरी भी है, क्योंकि एक ही जैसा संविधान हर समय के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सी संस्थाएं हैं जो इसमें रोल अदा करती है। ये आप अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो मैं बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए अगर चैप्टर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।